नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि जीविका में किसी भी प्रकार का अगर लोन लेते हैं तो 1% के अगर हिसाब से आप हर माह चुका देते हैं तो आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आप सभी को बताने वाला हूं कि जब भी बैंक से ऋण का निकासी होता है तो सबसे पहले अध्यक्ष या सचिव कोषाध्यक्ष तीनों सबसे पहले ध्यान देंगी कि जो भी दीदी सबसे पहले इंश्योरेंस करवाई हुई हैं तो पैसा उन्हीं को देना है। अगर इंश्योरेंस नहीं भी करवाई हुई है तो सबसे पहले आपकी तरफ से रोक रहना चाहिए कि अगर इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं तो आपको पैसा नहीं देंगे। उसके बाद पैसा अगर आप देते भी हैं तो पहले उनके हस्बैंड को बुला लीजिए या दीदी के जो बेटा है उनको बुलाइए या कोई भी घर के गार्जियन होना चाहिए जैसे गवाह के रूप में कि अगर इस दीदी के साथ किसी भी तरह का हादसा हो जाता है या दीदी कहीं भी चली जाती है बिना बताए तो इनका जो पैसा लिए हैं ये पैसा का देनदार कौन होगा। क्योंकि सबसे पहले है कि स्वयं सहायता समूह में पैसा मेंबर वाइज नहीं मिलता है, डायरेक्ट एक समूह को मिलता है और समूह को मिलता है तो स्वयं सहायता समूह के जो लीडर रहती है पैसा वही बांटती है, लेकिन उसमें सभी दीदी की सर्वसम्मति से ही बांटा जाता है। तो एक तरह से सभी लोग जितने भी मेंबर हैं सभी लोग एक बंधन में बंधे जाते हैं, क्योंकि पैसा जब दिलवाने का पावर रखे हैं तो पैसा आप लोग को जमा करवाने का भी पावर रखना होगा। बहुत सारे मेंबर का सवाल भी होता है, चाहे उनके परिवार वाले भी का सवाल रहता है अगर किसी भी तरह का हादसा हो जाता है, चाहे वीडियो में हम लोग को कमेंट भी आता है कि क्या अगर परिवार में जो दीदी ऋण ली हुई थी वो डेथ कर गया है तो वो पैसा क्या माफ़ होगा कि नहीं। तो सबसे पहले ये क्लियर आप लोग हो जाइए कि ये पैसा माफ़ नहीं होता है, जीविका में किसी भी प्रकार का लोन माफ़ नहीं होता है। अगर आप अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सुरक्षा बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस करवाए हुए हैं तो आपको इंश्योरेंस का लाभ आप अपना ले लीजिए, लेकिन पैसा आपको इसमें हर हाल में चुकाना है। तो सबसे पहले यह चीज़ सभी को जानकारी रहना अति महत्वपूर्ण है। और हम ये जो बताते हैं कि इस तरह से पैसा अगर भरेंगे तो सभी के लिए आसानी रहेगा। जो जीविका मित्र है उनको भी लेन देन पर पत्र पुस्तिका में पैसा चढ़ाने में आसानी रहेगा और मेंबर को भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि हमको पैसा चुकाना कैसे है और मेरा पैसा इधर उधर तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि यहाँ देखिए कि इसमें CCL का ऋण मतलब मिला है 30,000 रुपये और 1/4/2023 को ऋण प्राप्त हुआ है और किस्त की संख्या इसमें 1200 है और किस्त की राशि 2500 के हिसाब से चुकाना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि जो जैसे ही हम ऋण देंगे तो उसी समय हम वापसी नियोजन बना देंगे कि देखिए इस महीना में आपको जैसे 30,000 है तो यहाँ इस महीना में अप्रैल माह में आपको 2500 मूलधन और 300 ब्याज जमा करना है और मांग मतलब पहले ये चीज़ वापसी नियोजन हर महीने हम एक बार में ही बना के दे देंगे कि इतना इतना किस्त के अनुसार दीदी आपको चुकाना है। और जैसे जैसे यहाँ पैसा जैसे कि ये छोड़े हुए रहेंगे कॉलम और यहाँ जैसे 30/4/2022 को पैसा इनको भरना है तो उस दिन का मांग इनका रहेगा 2500 और मूलधन और ब्याज रहेगा 300 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कि 30/4/23 को 2500 मूलधन और 300 रुपया ब्याज जमा कर दिए, दंड में माइनस है और कुल में क्या हो गया कि 2800 रुपये हो गया। और अधिशेष का मतलब होता है कि पैसा जैसे इनका मांग था 2500 और ब्याज था 300 तो 2800 मांग था जिसमें से पैसा कितना भरे और जितना बच गया वो अधिशेष राशि में है। तो जितना मांग था उतना पैसा भर दिए तो यहाँ पर अधिशेष राशि में 0 है। तो बकाया ऋण इनका कितना हो गया 30,000 में से 2500 मूलधन वापसी कर दिए तो इनका 27,500 रुपये बकाया रह गया। तो अब 1% के हिसाब से इनका ब्याज फिर अब
लगेगा। तो यहाँ देखिए कि दूसरा महीना जैसे आया, मई में आया, तो मई में इनका मांग बन गया 2500 मूलधन और 275 रुपये ब्याज। तो 30 तारीख को पैसा ये इनके द्वारा भरा गया, 30/5/2023 को 2500 मूलधन और 270 रुपये ब्याज, 275 रुपये ब्याज। तो टोटल को जोड़ दिया गया तो हो गया 2775 रुपये ब्याज। यदि शेष में इनका पैसा ओवरड्यू नहीं है तो इनके पास पैसा बच गया ऋण 25,000। देखिए यहाँ क्या होता है कि बकाया ऋण भी पता चलता है। तो 25,000 का 250 लेना है ब्याज। ये चीज़ दीदी को भी क्लियर रहता है, जो सीएम दीदी है उनके लिए भी क्लियर रहता है, और घर परिवार वाले उनको भी अच्छे ढंग से समझ में आए। फिर यहाँ पर देखिए कि ये पैसा हो गया जून में इनका, फिर इनका 2500 मूलधन और 250 रुपया मांग बन गया। ये जो मांग है सो हर माह बनेगा। जैसे कि यहाँ देखिए कि ये पैसा इसमें सध गया, जमा हो गया, तो इसमें फिर जून का मांग बनेगा। फिर जैसे जून का मांग बन जाएगा तो फिर जुलाई का मांग बनेगा, क्योंकि मांग में इधर उधर हो सकता है वापसी नियोजन के अनुसार। तो यहाँ देखिए कि 2,500 मांग था और 250 रुपया ब्याज था। तो यहाँ देखिए कि 30/6/2023 को 2,500 मूलधन और 250 रुपये ब्याज जमा किए। तो यहाँ 2,750 रुपये कुल जमा हुआ, ओवरड्यूज में नहीं है। यहाँ इनका बकाया ऋण 22,500 बच गया। फिर इनका मांग इसमें बन गया 2,500 मूलधन और 225 रुपये ब्याज। फिर ये जुलाई में जमा किए 2,500 मूलधन 225 रुपये ब्याज। तो इनका क्या हो गया, यहाँ 2,725 रुपये इनका जमा हो गया, ओवरड्यूज नहीं है। यहाँ बच गया 20,000 रुपये। अब यहाँ पर हो गया इनका मांग बन गया 2500 मूलधन और 200 रुपये ब्याज। तो यहाँ पर 30/8/23 को जमा करना था इनको मूलधन 2500, लेकिन इनको किसी कारणवश पैसा जमा नहीं कर पाए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ 200 रुपये केवल ब्याज जमा कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कुल यहाँ पर 200 रुपये जमा हुआ, इनका ओवरड्यूज 2500 रुपये हो गया। अब बकाया ऋण इनका 20,000 का 20,000 रुपया ही रह गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये पैसा तो यहाँ नहीं चुकाया गया। तो अब जो यहाँ 2500 रुपये मांग था, यहाँ जमा करना था, वो पैसा जो जमा नहीं किए, और इनका यहाँ जो 2500 रुपये मांग वापसी नियोजन के अनुसार बना हुआ है, तो यहाँ का 2500 और यहाँ का 2500 दोनों ऐड होके यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस माह का मांग बन गया 5,000 मूलधन और 200 रुपया ब्याज, क्योंकि देखिए 200 ब्याज जो था सो पिछले माह में चुका दिए थे। तो यहाँ पर 30/9/2023 को 5,000 मूलधन और 200 ब्याज जमा कर दिए, टोटल हो गया 5200। यहाँ अधिशेष में इनका फिर 0 हो गया। इनका मूलधन बकाया रह गया 15,000, ऋण बकाया 15,000। अब फिर 2500 मूलधन इनका मांग बन गया, क्योंकि पैसा यहाँ जमा हो गया, तो फिर ये मांग राशि जो है वो आ गया। तो 2500 यहाँ मांग और 150 ब्याज। तो फिर 30/10/23 को 2500 मूलधन जमा किए और 150 ब्याज किए, यहाँ 2,650 रुपये हो गया। और यहाँ इनका 12,500 बकाया ऋण शेष रह गया। फिर यहाँ पर देखिए इनका वापसी नियोजन में है 2500 मूलधन और 125 रुपये ब्याज। तो पैसा फिर क्या हो गया, वापसी नियोजन के अनुसार 2500 मूलधन और 125 रुपये ब्याज। तो यहाँ फिर 30/11/23 को जमा किए 2500 मूलधन और 125 रुपये ब्याज। इनका टोटल जमा हो गया 2,625 रुपये, और यहाँ ओवरड्यूज में 0 है, और इनका बकाया ऋण रह गया 10,000 रुपये। अब इनका मांग यहाँ कितना बन रहा है, दिसंबर का 2500 वापसी नियोजन के अनुसार 2500 मूलधन और 150 रुपया ब्याज। तो यहाँ मांग क्या बन गया, 2500 मूलधन और 100 ब्याज। तो यहाँ पर देखिए कि 2500 मूलधन और 100 ब्याज जमा कर दिए, टोटल हो गया 2,600। तो इनका ओवरड्यूज 0 हो गया और बकाया ऋण 7,500 हो गया। अब इसका वापसी नियोजन के अनुसार है 2500 मूलधन और 75 रुपये ब्याज। तो यहाँ लिखा गया है 2500 मूलधन मांग बना और 75 रुपये ब्याज। और यहाँ पर देखिए कि 30/1/2024 को पैसा इनको जमा करना था, न मूलधन जमा किए न ब्याज जमा किए। अगर मतलब इमरजेंसी किसी कारणवश आ गया तो उस समय सभी को बताकर पैसा जमा नहीं किए, तो इनका उस महीने का ओवरड्यूज 2,575 रुपये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, मांग इनका बकाया ऋण
7500 हो गया और इनका ओवर ड्यूज ये भी है। अब यहाँ पर देखिए कि फरवरी माह में इनको मांग बन गया कितना कि 2500 रुपये यहाँ भरना था, यहाँ भरे नहीं, तो ये 2500 और ये 2500 दोनों जुड़कर यहाँ पर आ गया 5000 रुपये इनका मांग बन गया। यहाँ देखिए इस महीने का जो 2500 चुकाना था तो ये नहीं चुका है, तो ये महीना का और इस महीना का दोनों का जुड़कर 5000 इनका मांग बना। यहाँ देखिए वापसी नियोजन के अनुसार 2500 ही है, लेकिन ये वापसी नियोजन के अनुसार पैसा नहीं चुकाए थे, जिसके कारण इनको ये पैसा और ये वापसी नियोजन दोनों जोड़कर मतलब इनको 5000 रुपये हो गया और 5000 और 150 रुपये इनका ब्याज हो गया। तो ये 28/2/2024 को क्या काम किए कि मूलधन नहीं जमा किए, ब्याज जो दोनों माह का हुआ सो केवल ब्याज जमा कर दिए और यहाँ पर ओवर शेष में हो गया 150 रुपये और इनका ओवर ड्यूज हो गया 5000 रुपये। देखिए कि ब्याज जो इनका 7500 रुपये इस माह का था और इस माह का 75 रुपये था, तो यहाँ दोनों महीना का ब्याज केवल जमा कर दिए और दोनों महीना का 2500 के हिसाब से केवल मूलधन ओवर ड्यूज में रह गया और इनका बकाया ऋण टोटली 7500 रुपये हो गया। अब यहाँ वापसी नियोजन के अनुसार यहाँ मांग था 2500 और पिछला पैसा नहीं जमा किए, तो ये 5000 और ये 2500 जोड़कर यहाँ 7500 रुपये हो गया। 7500 मूलधन और 75 रुपये ब्याज, तो 30/3/24 को 7500 मूलधन और 75 रुपये ब्याज जमा कर दिए, तो इनका टोटल 7575 हो गया। ओवर ड्यूज में इनका 0 हो गया और ऋण बकाया भी 0 हो गया। तो यहाँ देखिए कि 1% के हिसाब से आपका ब्याज चल रहा है। यहाँ देखिए कि जैसे कि यहाँ 75 रुपये इनका मांग था इसमें, लेकिन 75 रुपये जैसे उस माह में नहीं भरे, तो दोनों माह का इनका 75 रुपये के हिसाब से पैसा ऐड कर दिया गया, तो 150 हो गया। तो यहाँ सीधा समझिए कि अगर पैसा इसमें जमा हो गया तो आपका ब्याज कमेगा, पैसा जमा नहीं हुआ तो ब्याज नहीं कमेगा। तो आप सभी दीदी से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी तरह से पैसा को चुकाएंगे और ये भी ध्यान देंगे कि अब बैंक का रूल नियम बहुत सारा चेंज हो गया है, क्योंकि अब आप अगर बीच बीच में पैसा निकालते हैं, अगर आप 25 तारीख या 30 तारीख को भी पैसा 20 तारीख को निकालते हैं तो आपको 30 तारीख को ब्याज लगना तय है। तो इसलिए आप लोग अभी ऐसा कीजिएगा कि आप 1 तारीख के ही पैसा निकासी कीजिए, ताकि आपको 30 तारीख को मूलधन ब्याज जमा कर दीजिएगा, तो आप एनपीए और पीएनपीए की समस्या से बच सकते हैं। नहीं, अगर फिर आपको बीच में ज़रूरत आ गया तो आप 15 तारीख को पैसा निकालिए और 15 तारीख को निकालिए, उसके बाद 15 दिन का ब्याज केवल जमा कर दिया कीजिए 30 तारीख को, और उसके बाद फिर आप क्या काम कीजिए कि 30 तारीख तक पैसा क्लियर कर लीजिएगा। तो फिर हो गया कि जैसे कि अप्रैल में आप 15 तारीख के लिए, तो 15 तारीख के लिए तो अप्रैल 30 को क्या काम कर दीजिए कि पैसा उनका 30,000 लिए तो 300 रुपया ब्याज आप भर दीजिए। उसके बाद क्या काम कीजिए कि मई से 30 तारीख को 30 के 30 किस्त बना लीजिए। तो मई को क्या काम कीजिएगा कि जितना आपका मूलधन मांग राशि बन रहा है वो और 300 रुपया ब्याज जमा करके वहाँ से स्टार्ट कीजिए। वहाँ से वापसी नियोजन मतलब शुरू से ही बना लीजिए, लेकिन उस तरीके से भरिए। पैसा जब भी भरिएगा तो क्या काम कीजिएगा कि अब 30 तारीख को ही भरिएगा, क्योंकि बीच बीच में भरने से आपका पीएनपी एनपीए का समस्या आते रहेगा। और आप सभी इसी तरीके से पैसा भरिएगा और जो भी पैसा जमा करेंगे क्या काम करेंगे कि यहाँ पे हस्ताक्षर भी करवा लेंगे। जिनके पास पैसा जो भी लेंगे मेंबर, उनका हस्ताक्षर यहाँ करवा लेंगे। या सीएम दीदी जाती हैं तो सीएम दीदी के पास पैसा देना नहीं है, लेकिन अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के पास पैसा जमा होता है तो यहाँ पे जमा कर देंगे, लेकिन यहाँ सीएम दीदी से हस्ताक्षर करवा लेंगे, ताकि दीदी का प्रूफ यहाँ अच्छे से बन जाए और दीदी को भी किसी भी तरह का समझ से वंचित न रहे। तो यहाँ हम और बताना चाहेंगे कि अब समझ जाइए कि इसमें किसी भी तरह का पैसा माफ़ इसमें नहीं होता है। पैसा इसमें जितना लिए हैं इसमें हर हाल में चुकाना होगा। तो कोई भी दीदी अगर पैसा किसी को देती हैं
तो सोच समझ कर देंगी। और पैसा अगर देती भी है तो हर महीना पैसा वापसी भी करवाएंगी। और पैसा जो जमा करवाएंगी उसका रसीद स्वयं सहायता समूह के बैठक में जमा करेंगी या रजिस्टर को एक बार उसी में क्या काम करेंगे कि रसीद को चिपका देंगी ताकि इधर उधर रसीद न हो। तो चलिए अब हम इतना ही पर वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी के हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।